स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने एमपीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए सिनॉप्सिस बनाने का तरीका बताया था और वो आपकी मेंस की तैयारी में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसलिए जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है उसको वो ज़रूर देखें और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लगातार मेरे पास ये डिमांड आ रही है कि निबंध लेखन से संबंधित एक वीडियो आप बनाएं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि एमपीपीएससी मेंस में निबंध को किस तरह से हम लिख सकते हैं और अच्छा से अच्छा निबंध कैसे लिखा जा सकता है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हो सकें। तो उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक और पूरा देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूं। इस पर चर्चा मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर करने वाला हूं। ये मैंने कुछ 10 पॉइंट्स निकाले हैं, उनके आधार पर इस विषय पर मैं आज चर्चा करूंगा। उसमें सबसे पहला है एमपीपीएससी मेंस में निबंध की स्थिति क्या है, निबंध का अर्थ, मुख्य परीक्षा में निबंध पूछने का उद्देश्य क्या है, मेंस की दृष्टि से इसका महत्व क्या है, निबंध के प्रकार, फिर इसके आगे है निबंध के अंग या भाग, फिर आदर्श निबंध लिखने का क्या तरीका हो सकता है, इसके लिए क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, फिर निबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके मेंस एग्जाम में 21 में 22 की जो एग्जाम होने वाली है, 21 की भी होने वाली है, उसमें ये टॉपिक आ सकते हैं, तो वो महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। ये टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है, उसका सोर्स क्या होगा, उस पर हम चर्चा करने वाला हूँ मैं। उसके बाद तैयारी की रणनीति क्या होना चाहिए, निबंध की तैयारी आप किस तरीके से करें, क्या रणनीति होगी, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो ये 10 पॉइंट्स हैं टोटल, इनके आधार पर मैं निबंध लेखन के संबंध में विस्तार से चर्चा आज करने वाला हूं। इसलिए जैसा मैंने बताया है कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक और पूरा देखना है, सुनना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने जो बताया था वो है एमपीपीएससी मेंस में निबंध की स्थिति के बारे में। एमपीपीएससी में निबंध जो है क्या उसकी स्थिति है, कहाँ पर ये निबंध आता है, कितने निबंध आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने वर्ड्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मैं बताने वाला हूँ। वैसे इसके बारे में पता है आप लोगों को। देखिए, निबंध एमपीपीएससी का छठा पेपर यानी छठे पेपर में एमपीपीएससी मेंस का जो छठा पेपर है उसमें निबंध आपको पूछे जाते हैं। कुल 2 निबंध आते हैं इसमें, आप सभी जानते ही हैं। तो एक निबंध जो आता है वो सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स में से आता है। आपके सिलेबस में छठा जो पेपर है उसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक्स में से जो है आपको एक निबंध लिखने को आएगा। इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 1000 वर्ड्स होगी और इसमें टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 50। दूसरा जो निबंध लिखने को आएगा वो समसामयिक मुद्दों पर होगा, करंट अफेयर्स पर होगा। इसमें टॉपिक आपको नहीं दिए रहे होंगे, जो विषय जो मुद्दा चर्चा में रहा है उसके संबंध में निबंध आपको पूछा जाएगा। इसमें लिए जो वर्ड लिमिट है हाफ है, जस्ट 500 वर्ड्स है और टोटल जो मार्क्स हैं इसमें 25। तो इस तरीके से 75 प्लस 25 75 टोटल, 50 प्लस 25 ये हो जाता है 75 और 25 इसमें ऐड हो जाते हैं। 25 पत्र और प्रतिवेदन के होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो छठा पेपर है वो 100 मार्क्स का आता है ना। 100 मार्क्स में से अगर आप 70 मार्क्स ला लेते हैं, आपको आ जाते हैं, तो सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और 70 मार्क्स आपको अगर लाना है, आप चाहते हैं
तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी होगी, जो तरीका मैं बताने वाला हूँ। ये देखिए सिलेबस मैंने इसमें डिस्प्ले किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, सभी को लगभग पता ही है। इसमें पॉइंट दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं। टॉपिक्स में से जो है आपको निबंध पूछा जाएगा। पहले एक निबंध जो 1000 शब्द का होगा और दूसरा निबंध 500 शब्द का होगा और वो समसामयिक मुद्दों पर होगा। समसामयिक समस्याएं तथा निदान, ये जो है दूसरा निबंध होगा। और फिर आगे पत्र लेखन प्रतिवेदन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपको। और इसी तरीके से मैंने जो है ये 2020 का एमपीपीएससी मेंस का पेपर जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये पहले निबंध के 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 में से आपको एक करना है। फिर दूसरा जो निबंध है उसके 4 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से एक निबंध आपको लिखना है। ये 50 मार्क्स का है और ये 25 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर आगे पत्र लेखन प्रतिवेदन से संबंधित क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 3.1 3.2 है ना। ये 25 मार्क्स के हैं, टोटल ऐसे 100 मार्क्स का पेपर। तो आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ निबंध के अर्थ के बारे में। देखिए निबंध का जो अर्थ है ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको निबंध की समझ हो, इसके लिए मैं निबंध का अर्थ आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको लिखने को नहीं आएगा निबंध के पेपर में, हिंदी में कभी आ सकता है निबंध का अर्थ लिखने को 3 मार्क्स में, तो आपको वहां पे ये काम आएगा, है ना। निबंध का अर्थ नी धन बंध होता है। इसका मतलब है भली प्रकार से बंधी रचना, यानी ऐसी रचना जिसमें कसावट हो। कॉम्पैक्ट रचना जो होती है ना, बंधी हुई रचना जो होती है ना, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है ना। एक बिखरा बिखरा मैटर रहता है ना, जिसको पढ़ने से जो है सामने वाले को समझ भी नहीं आता है कि किसके बारे में ये बात कर रहा है। लेकिन निबंध में जो है बंधी हुई रचना होना चाहिए, उसमें कसावट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट मैटर होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को इंटरेस्ट जगे ना। फिर इसमें इसका जो मीनिंग लिखा हुआ है, निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, यानी इसमें क्रमबद्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। निबंध में क्रमबद्धता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो क्रमबद्ध रूप से जो लिखी गई रचना है, गद्य रचना है, उसको कहा जाता है निबंध। फिर एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दी है इसकी, दूसरे शब्दों में, ज्ञान, समझ तथा दृष्टिकोण को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना निबंध होता है। आपका जो ज्ञान है, आपकी जो समझ है, आपका जो नजरिया है, आपका जो दृष्टिकोण है, उसको अगर रचनात्मक तरीके से हम व्यक्त करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो वो निबंध कहलाएगा। तो इस तरीके से निबंध का अर्थ मैंने यहाँ पर बताया है आप लोगों को। निबंध की समझ आपको हो, इसके लिए मैंने ये अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, बताया। अब निबंध मेंस में क्यों पूछा जाता है, उसके पीछे क्या पर्पज होता है संस्थान का, एग्जामिनर का, तो उसमें ये जो अभ्यर्थी है उसकी अभिव्यक्ति करने की क्षमता का पता लगाना, ये इसका एक पर्पज होता है। उसकी जो भाषा शैली है उसका पता लगाना, अभ्यर्थी के ज्ञान, समझ तथा बहुआयामी दृष्टिकोण, उसका जो दृष्टिकोण होना चाहिए कैसा होना चाहिए, बहुआयामी होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए अप्रोच, जिससे जो है हर तरीके से वो सोच सके, है ना। व्यापक सोच होनी चाहिए और एनालिसिस करने की उसमें क्षमता होना चाहिए। तो ये सारी क्षमताएं एक्चुअली एक प्रशासनिक अधिकारी में होनी चाहिए। तो उसको जांचने के लिए, उसका पता लगाने के लिए निबंध यहाँ पर लिखवाया है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी में ये सारे गुण होना जरूरी है, ये सारी क्षमताएं होना जरूरी है, क्योंकि उसको समय समय पर इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये इस तरीके से। इसके बाद मुख्य परीक्षा में निबंध का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से जो है ये सिलेक्शन में प्रभावी होता है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो
एमपीपीएससी की जो मेंस है, फाइनल सिलेक्शन है, इसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है निबंध। हालांकि यूपीएससी में भी निबंध आता है, लेकिन हम यहाँ पर एमपीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। यूपीएससी में निबंध आता है और वहाँ पर भी उसका इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन हम जो है यहाँ पर चर्चा एमपीपीएससी मेंस में जो निबंध आता है उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो इसकी भी भूमिका है फाइनल सिलेक्शन में, मेंस के सिलेक्शन में बहुत निर्णायक भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये ऐसा विषय है जिसमें कम इनपुट में अधिक आउटपुट मिलता है, यानी कम मेहनत में हम ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस तरह का ये विषय, इस तरह का पेपर। क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट में हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर मेहनत आपने कर दी है तो अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर सब्जेक्ट से 50% कम मेहनत अगर आप करते हैं निबंध के पेपर के लिए, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप ला सकते हैं। इसके बाद आता है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट में। निबंध के जो मार्क्स होते हैं उनमें स्टूडेंट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। 30 से 70 तक का वेरिएशन होता है। एक स्टूडेंट को 30 मार्क्स आ रहे हैं, एक को 70 आ रहे हैं। एवरेज अगर हम देखेंगे तो 40 से 50 का एवरेज आता है। मतलब एवरेज मार्क्स जो होते हैं 40 से 50 तक रहते हैं। किसी के 30 आते हैं, किसी के 70 आते हैं। 70 लगभग हाईएस्ट रहता है, इससे ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें क्या है कि अगर स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मैंने देखे हैं कि वो निबंध पढ़ते ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि हम वहीं पर लिख लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आप लिख तो आएंगे वहाँ पर निबंध डायरेक्ट, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट निबंध की तैयारी नहीं करते हैं, तो उनको मार्क्स बहुत कम आते हैं, 30-40 के आसपास मार्क्स ही आते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो निबंध की प्रॉपर तैयारी करते हैं, उसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको मार्क्स जो है 60 से 70 तक आ जाते हैं, आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें वेरिएशन बहुत आता है। सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें वेरिएशन उतना नहीं आता है जितना निबंध के पेपर में वेरिएशन आता है, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तैयारी प्रॉपर अच्छे से करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं निबंध के प्रकार की। अब निबंध के प्रकार भी आपको लिखने को नहीं आएंगे, यहाँ पर हिंदी में कभी आए तो आ सकते हैं। तो निबंध के प्रकार में एक तो वैसे तो निबंध के ओवरऑल 3 प्रकार होते हैं, है ना? निबंध के ओवरऑल 3 प्रकार होते हैं। एक भावनात्मक निबंध होते हैं, एक विचारात्मक होते हैं, एक तथ्यात्मक निबंध होते हैं। विचारात्मक, भावनात्मक और वर्णनात्मक, है ना? 3 तरह के निबंध होते हैं, विचारात्मक, भावनात्मक और वर्णनात्मक। विचारात्मक निबंध जो होता है उसमें तथ्य तथा प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। भावनात्मक निबंध जो होते हैं उसमें अपने भाव व्यक्त करने होते हैं। वर्णनात्मक निबंध जो होते हैं वो सूचना प्रदान करने संबंधी होते हैं, यानी उनमें जो है उस तरह के निबंध में हमें जो है जानकारी देनी होती है, तथ्यात्मक जानकारी उसमें मांगी जाती है। तो इस तरीके से ओवरऑल 3 प्रकार के निबंध होते हैं। लेकिन मैंने ये जो निबंध के प्रकार बताए हैं ये आपके जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो है ये निबंध के प्रकार बताए हैं। इस तरीके से ये प्रकार है। समस्या परक निबंध, इसमें कुछ समस्याएं बताई जाती हैं, समस्या से संबंधित निबंध होता है, टॉपिक समस्या से रिलेटेड होता है। पर्यावरण प्रदूषण, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, ऊर्जा संकट, घरेलू हिंसा, ये आपके टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में। आर्थिक निबंध है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, सतत विकास लक्ष्य है। प्रशासनिक निबंध है, सुशासन है, नेतृत्व तथा विकास है, नौकरशाही। सामाजिक सांस्कृतिक निबंध के अंतर्गत जनजातीय विकास, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता एवं संस्कृति। सभ्यता संस्कृति आपके सोशियोलॉजी के सिलेबस में भी दी गई है। शिक्षा में गुणवत्ता, धर्म, आध्यात्म, योग एवं स्वास्थ्य। एक बार तकनीकी निबंध है, एआई,
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, फिर समसामयिक निबंध जो दूसरा निबंध आपको लिखने को आएगा, इसमें जल जीवन मिशन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, लव जिहाद, ये मैंने कुछ टॉपिक बताए। अभी हम अलग से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उन पर आगे मैं चर्चा अभी करूँगा। तो ये निबंध के प्रकार हो गए इस तरीके से। इसके बाद है निबंध के अंग या भाग। निबंध के कौन कौन से अंग या भाग होते हैं, तो उसमें निबंध के 3 मुख्य रूप से भाग होते हैं या अंग होते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना आती है, फिर मुख्य भाग होता है और फिर कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष। सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में बता दूं। प्रस्तावना ये जो है एक फ्रेमवर्क होता है। प्रस्तावना लिखना जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तावना मौलिक होनी चाहिए, प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए जिससे जो है एग्जामिनर को आपकी भाषा शैली का पता चल जाए और उसके आधार पर ही जो है वो आगे मार्क्स देने का मन बनाता है। तो प्रस्तावना में क्या होना चाहिए ये बहुत से लोगों को नहीं पता। प्रस्तावना कैसी लिखी जानी चाहिए, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। प्रस्तावना जो होती है वो फ्रेमवर्क होती है। एक तरीके से ये पिक्चर का ट्रेलर होता है, फिल्म का ट्रेलर है, यानी फिल्म की हल्की सी झलक होती है। अगर हम ट्रेलर को देख लेते हैं तो हमें फिल्म के बारे में अंदाजा लग जाता है कि फिल्म किस तरह की है। तो उसी तरह की प्रस्तावना है। जो हम टॉपिक लिख रहे होते हैं निबंध के रूप में, उस टॉपिक की एक झलक जो है हमें प्रस्तावना में दे देनी है। संक्षेप में, जब कॉपी चेक करने वाला प्रस्तावना को पढ़े तब उसे पूरा निबंध पढ़ने की जिज्ञासा हो, उसमें ललक पैदा हो जाए कि मुझे पूरा निबंध तो पढ़ना ही पढ़ना है। जब वो निबंध पूरा पढ़ेगा और अच्छा निबंध आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ये है प्रस्तावना। निष्कर्ष में क्या होता है? निष्कर्ष में जो है एक तो इनोवेशन होता है, नवाचार, उसमें कोई नई चीज आप बताते हैं, फिर सुझाव देते हैं उसके संबंध में। इसके अलावा भविष्य की प्लानिंग बताई जाती है कि भविष्य में इस तरह से हो सकता है, भविष्य में ऐसा किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से जिसमें 3 चीजें मैंने बताई हैं निष्कर्ष में, एक तो नवाचार, दूसरा सुझाव, तीसरा भविष्य की प्लानिंग। तो इस तरीके से निष्कर्ष लिखा जा सकता है। प्रस्तावना निष्कर्ष दोनों महत्वपूर्ण, हालांकि पूरा निबंध तीनों भाग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन प्रस्तावना निबंध ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रस्तावना जब पढ़ता है कॉपी चेक करने वाला तो वो अपना माइंड सेट कर लेता है, मन बना लेता है कि इसको कितने मार्क्स देना है, और कंक्लूजन जब पढ़ता है तो नंबर दे देता है। तो नंबर कैसे देना है वो जो है प्रस्तावना से ही लगभग डिसाइड कर लेता है कितने नंबर देना है, और निष्कर्ष पढ़ते ही वो नंबर दे देता है। तो दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमें जो है इसके बाद मुख्य भाग के बारे में बात करनी है। मुख्य भाग के अंतर्गत टॉपिक की प्रकृति के हिसाब से ये हेडिंग हो सकती है। टॉपिक की जो प्रकृति होती है उसमें इस तरह की हेडिंग दी जा सकती है। उसका अर्थ, अब सभी में अर्थ तो हम लिख नहीं सकते हैं। जैसे उसने पूछ लिया गरीबी, तो गरीबी का अर्थ आप लिख देंगे, बेरोजगारी का अर्थ लिख देंगे, लव जिहाद पूछता है तो लव जिहाद का अर्थ आप लिख देंगे, है ना। बाकी अदर टॉपिक है उसमें तो अर्थ लिख नहीं सकते। आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें अर्थ लिखा नहीं जा सकता, है ना। तो टॉपिक की प्रकृति के हिसाब से ये हेडिंग होती हैं। सभी में ये हेडिंग लागू नहीं हो सकती, ये ध्यान रखने की बात है। अर्थ है, उद्देश्य है, सभी में उद्देश्य नहीं हो सकते हैं। कारण है, समस्याएं हैं, प्रभाव है, सकारात्मक नकारात्मक, किसी में सकारात्मक होते हैं, किसी में नकारात्मक होते हैं, किसी में दोनों होते हैं। उसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के बारे में, और क्या सुझाव हो सकते हैं उनके बारे में। तो ये इस तरीके से हेडिंग है ये। इन हेडिंग्स के अंतर्गत हम किसी निबंध को लिख सकते हैं। बीच में क्या हुआ था एमपीपीएससी मेंस में कि कुछ निबंध आए
जिनमें उन्होंने अपनी तरफ से हेडिंग दी। मतलब आपको हेडिंग अपनी हेडिंग नहीं बनाना है, आयोग ने ही, लोक सेवा आयोग ने ही टॉपिक के साथ हेडिंग भी दे दी थी। उन हेडिंग्स के अंतर्गत ही आपको अपना निबंध लिखना था। ये ऐसा हुआ है पहले, आगे भी हो सकता है। हालांकि अभी तो टॉपिक ही देते हैं, उसकी हेडिंग नहीं देते हैं ना, लेकिन आगे कभी हो तो नहीं कह सकते क्या होगा। तो ये निबंध के भाग हो गए। इसके बाद हम आगे महत्वपूर्ण बात हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो निबंध किस तरीके से लिखना चाहिए, निबंध लिखने का सही तरीका क्या होगा, यानी निबंध लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उस पर मैं बात करने वाला हूं। तो निबंध लिखने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी रूपरेखा आउटलाइन बना लेते हैं और उसका एक ड्राफ्ट बना लेते हैं। रफ पेज में सबसे पहले हम जो है फटाफट थोड़ा सा उस पर सोचते हैं, निबंध का टॉपिक जो हमने सिलेक्ट किया है उस पर हम विचार करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, और रफ पेज में उसकी आउटलाइन, उसकी हेडिंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उन हेडिंग के अंतर्गत क्या क्या हम लिखेंगे, पॉइंट क्या क्या मैटर लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, उसका एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाता है। सबसे पहले ये किया जाता है ना। निबंध तुरंत आप अगर लिखने बैठ जाएंगे, उस पर पहले विचार नहीं करेंगे, उसका ड्राफ्ट तैयार नहीं करेंगे, तो आपको बीच में प्रॉब्लम आएगी। क्या होगा उससे? तो ये होगा कि जो चीज पहले लिखनी चाहिए वो आप बाद में लिख रहे हैं, जो चीज बाद में लिखनी चाहिए वो पहले आपने लिख दी है ना। तो उसमें क्रमबद्धता नहीं रही। क्रमबद्धता एक महत्वपूर्ण चीज होती है निबंध लेखन में, तो क्रमबद्धता उसमें गड़बड़ा जाएगी। कुछ हो सकता है आप पॉइंट भूल जाएं, कुछ चीजें भूल भी सकते हैं। तो पहले जो है आप एक पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लें, हेडिंग उसकी सोच लें क्या क्या हेडिंग हमें लिखना है, और उन हेडिंग्स के अंतर्गत क्या क्या हमें मैटर देना है, कंटेंट देना है, पॉइंट देना है, ये चीज आपको पहले से डिसाइड कर लेना है, रफ पेज पर लिख लेना। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दे करके समझाया है कि कैसे जो है हम रूपरेखा किसी टॉपिक पर बना सकते हैं। दो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, मादक पदार्थों का सेवन तथा दुष्प्रभाव। इसकी रूपरेखा हम बनाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रस्तावना और सबसे बाद में निष्कर्ष। ये तो कॉमन रहता है सभी में, चाहे कोई भी आप निबंध लिखें, किसी टॉपिक पर निबंध लिखें, उसमें प्रस्तावना निष्कर्ष तो आपको लिखना है। तो प्रस्तावना हो गई। इसके बाद मादक पदार्थ क्या तथा कौन कौन से होते हैं, मादक पदार्थ क्या होते हैं और कौन से मादक पदार्थ होते हैं। इसके बाद किशोरों में मादक पदार्थों की बढ़ती लत के कारण क्या है, देखो मैंने कारण बताया था इसके पहले। इसके दुष्परिणाम क्या है, दुष्परिणाम आपके टॉपिक में ही दिया हुआ है। रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कानूनी प्रावधान उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं। फिर अपनी तरफ से क्या सुझाव आप दे सकते हैं, और सुझाव मौलिक होने चाहिए, सुझाव उपयोगी होने चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, है ना, वो सुझाव आपको देना। और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये तो हो गया मादक पदार्थों का सेवन तथा दुष्प्रभाव। अब दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लव जिहाद सहिष्णुता को चुनौती। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसकी रूपरेखा कैसे हम बनाएंगे, प्रस्तावना लिखना ही लिखना है। लव जिहाद क्या है उसका अर्थ बताएंगे, और कुछ एग्जाम्पल आपको देना है, कुछ घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं, उन घटनाओं का उल्लेख करते हुए हमें लव जिहाद को बताना है, लव जिहाद के बारे में लिखना है, उसका मीनिंग बताना है। उदाहरण के तौर पर कोई घटना हुई है तो वो आपको बताना रहेगा। कारण, प्रभाव, समाधान के लिए प्रयास, इसके लिए कोई कानून बना हुआ है, गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके बारे में आपको बताना रहेगा। फिर सुझाव और कंक्लूजन लास्ट में लिखना है। तो ये आउटलाइन यानी रूपरेखा किस तरीके से हम बनाएंगे टॉपिक से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देके बताया है। रूपरेखा जो है आपको स्टार्टिंग में लिख लेनी है, लेकिन उनकी हेडिंग जो है बीच बीच में आपको नहीं देनी है, अभी हम आगे चर्चा उस पर करेंगे। स्टार्टिंग जैसे आप स्टार्ट करें कोई भी टॉपिक लिखना निबंध का,
तो उसमें केवल आपको क्या पॉइंट जो है ऊपर लिख देना है, फिर आपको पैराग्राफ वाइज उनको लिखना है, बीच बीच में हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद आगे है निबंध लेखन की स्टार्टिंग प्रभावी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण तत्व है कि हम किसी निबंध को किस तरीके से प्रारंभ करें, स्टार्ट करें। तो उसके मैंने अलग अलग तरीके, 5-6 तरीके बताए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो स्टार्टिंग है वो टॉपिक की प्रकृति के अनुसार अलग अलग तरीके से हो सकती है ना, अलग अलग तरीका हो सकता है टॉपिक की प्रकृति के अकॉर्डिंग। तो इसमें पहला तरीका मैंने बताया है किसी कवि की कविता से, कोई कवि हुए हैं उनकी कविता से जो है हम किसी निबंध की स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, घरेलू हिंसा टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो घरेलू हिंसा को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हम मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है वहां से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, है ना, ये जो है इनकी कविता है। मैंने इसको आधा ही लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, एडजस्ट करके दिया हुआ है। इसी तरीके से जल जीवन मिशन का निबंध अगर आता है तो उसको हम जो है रहीमदास के दोहे से कर सकते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी मैंने आधा दोहा लिखा है। तो ये एक तरीका हो गया निबंध को स्टार्ट करने। दूसरा तरीका है किसी महत्वपूर्ण कथन से यानी कोटेशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल मैंने दिया है शिक्षा में गुणवत्ता, इस पर निबंध आपको आ गया तो यहाँ पर कुछ कोटेशन हम लिख सकते हैं, और भी कोटेशन लिखे जा सकते हैं। मैंने अपने तरीके से कोटेशन लिखा हुआ है। जैसे है शिक्षा व्यक्ति में आत्म प्रकाश जागृत करने का सशक्त माध्यम है, ये कोटेशन हम बता सकते हैं। दूसरा मैंने कोटेशन लिखा है शिक्षा व्यक्ति का ज्ञान नेत्र है, और भी कोटेशन इसके हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे कोटेशन आपको मिल जाएंगे। इसका एक तरीका ये है कि अलग अलग टॉपिक वाइज जो है कोटेशन आप सर्च करके लिख सकते हैं। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक से संबंधित कुछ कोटेशन आते हैं, रहते हैं, तो आप उनको अगर सर्च करें, ढूंढें, तो आपको मिल जाएंगे और उनको याद कर लो तो आपका अच्छा निबंध बन सकता है। अच्छी स्टार्टिंग उसकी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से परंपरागत खेल का निबंध अगर आता है तो उसकी स्टार्टिंग एक इंग्लिश की कोटेशन से कर सकते हैं। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है ना, स्वस्थ स्वस्थ है ये, है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है ना। तो ये है इस तरीके से दूसरा तरीका। इसके बाद आगे है निबंध लेखन की जो शुरुआत है वो किसी संस्कृत के श्लोक से भी कर सकते हैं। जैसे धर्म अध्यात्म का निबंध आता है तो उसको हम धर्मो रक्षित रक्षिता यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, अर्थात धर्म रक्षक की रक्षा करता है, इसका मीनिंग है हिंदी में। महिला सशक्तिकरण का अगर निबंध आता है तो उसकी स्टार्टिंग जो है कर सकते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहां पर देवता निवास करते हैं, यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपको पूछा जाता है, आपके सिलेबस में महिला शिक्षा संबंधी टॉपिक दिया गया है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग का टॉपिक दिया गया है, तो उसकी स्टार्टिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। यत नारेश्वर पूजन्ते रमन्ते तद्देवता, यहाँ से उसकी भी स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगला तरीका है किसी शॉर्ट स्टोरी से, लघु कथा से हम जो है किसी निबंध की स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे समस्या परक निबंध है तो उसकी स्टार्टिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। मादक पदार्थों का सेवन और दुष्प्रभाव, इसका निबंध आपको एग्जाम में पूछा गया है
तो एक स्टोरी बना करके, काल्पनिक स्टोरी या रियल कोई स्टोरी आपके पास हो तो उस स्टोरी का उल्लेख करके आपको जो है इसकी स्टार्टिंग कर देना। उससे जुड़ी हुई कोई स्टोरी, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के दो बेटे थे, एक आईएएस बन गया, एक मादक पदार्थों में लिप्त हो गया और फिर वो गलत संगत में पड़ गया, वो असामाजिक कार्य करने लगा, उसका जीवन बेकार हो गया। तो इस तरीके से जो है स्टार्ट करके आप जो है लघु कथा बता सकते हैं और उस निबंध की स्टार्टिंग कर सकते हैं। समाचार पत्र में उल्लिखित किसी प्रसंग का उल्लेख करते हुए आप जो है उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं किसी टॉपिक की। इसमें समसामयिक निबंध ज़्यादातर आते हैं, है ना। लव जिहाद है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इनकी स्टार्टिंग जो है कोई प्रसंग समाचार पत्र में आपने पढ़ा है तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने समाचार पत्र में इस तरह से ये प्रसंग पढ़ा, ये उदाहरण पढ़ा, इसमें ये था, तो इस तरीके से स्टार्ट करते हुए उसको आप जो है अपने टॉपिक से जोड़ सकते हैं। किसी संगठन की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए हम स्टार्ट कर सकते हैं किसी निबंध को। क्या होता है कि कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसमें कुछ बहुत बड़ा फेरबदल बताया जाता है, तो उसकी वजह से जो है निबंध पूछ लिया। जैसे कुपोषण है, तो कुपोषण की समस्या जो है एक बड़ी समस्या है, इससे संबंधित कोई रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट इतनी ज़्यादा चर्चित हो गई कि उसका निबंध पूछ लिया गया। तो उस रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए हम जो है उस समस्या के बारे में स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि जैसे अभी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट आई थी जनसंख्या संबंधी, उसमें कहा गया था कि भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हो गई है, यानी भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो गया है। तो इस तरीके से जो है इस कारण से ये टॉपिक आपको निबंध में पूछ सकता है, क्योंकि ये चर्चा का विषय हो गया कि इंडिया जो है सबसे बड़ा देश हो गया जनसंख्या की दृष्टि से, चीन को उसने पीछे छोड़ दिया, है ना। तो उस रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए अगर आप जनसंख्या वृद्धि से संबंधित निबंध लिखेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद आगे इसमें मैंने बताया है कि निबंध का जो एक टॉपिक है उसको एक से अधिक तरीके से प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक को एक ही तरीके से प्रारंभ कर सकते, स्टार्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जल प्रबंधन है, जल जीवन मिशन है, तो उसको रहीम दास के दोहे से स्टार्ट कर सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। और इसके कुछ कोटेशन भी हैं, बहुत सारे कोटेशन आपको पानी से संबंधित मिल जाएंगे। जल ही जीवन है, जल है तो कल है ना, बहुत सारे कोटेशन हैं। तो उन कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी जल जीवन मिशन या जल प्रबंधन का निबंध अगर आता है तो उसकी स्टार्टिंग कविता से भी उसकी स्टार्टिंग कविता से भी कर सकते हैं और कोटेशन से भी कर सकते हैं। ये निबंध लिखते समय हमें क्या है, प्रसंग के अनुसार बीच बीच में कोटेशन तथा कविताएं भी लिखी जाती हैं। अच्छे वाक्य, अच्छे सेंटेंस हम लिखते हैं तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वो कोटेशन, वो कविताएं प्रसंग के अनुसार होना चाहिए, अलग से उनको डाला नहीं जाना चाहिए। उसका वहाँ पर जरूर वो प्रसंग होना चाहिए, वहाँ पर उसकी ज़रूरत हो तो ही जो है आप वो कोटेशन लिखें। अगर आप गैर जरूरी तरीके से कोटेशन लिखेंगे, जबरदस्ती कोटेशन लिखेंगे, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा, है ना। तो प्रसंग के अनुसार ही जो है कोटेशन और कविताएं लिखी जानी चाहिए। निबंध में कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं लिखी जाती हैं, जैसे हेडिंग मैंने पहले बताया है कि जो रूपरेखा है वो रूपरेखा आप पहले लिख लें, हेडिंग वगैरह स्टार्टिंग में लिख लें, फिर पैराग्राफ वाइज पूरा आपको निबंध लिखना है, हेडिंग कहीं नहीं लिखना है। पॉइंट्स नहीं आते हैं, टेबल नहीं आते हैं, पाई चार्ट चार्ट नहीं आते हैं, चित्र नहीं आते, डायग्राम नहीं आते। पूरा जो निबंध है वो पैराग्राफ में लिखा जाता है, पैराग्राफ वाइज निबंध लिखा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि कौन सा टॉपिक हम निबंध के लिए चुने, किस टॉपिक पर निबंध लिखना ज्यादा अच्छा रहता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं।
तो ऐसा टॉपिक आपको चुनना चाहिए जिसको हम एनालिटिकल तरीके से लिख सकें, उनका एनालिसिस प्रॉपर तरीके से कर सकें, सुझाव दे सकें, तथ्यात्मक तथा समसामयिक जानकारी दे सकें। ऐसे निबंध को हमें चुनना अच्छा लगता है। धर्म है, आध्यात्म है, दर्शन है, साहित्य है, इन विषयों पर अगर निबंध हम लिखते हैं तो हमें जो है बहुत प्रॉब्लम आती है और ऐसे विषयों पर मार्क्स भी कम मिलते हैं नॉर्मली। हाँ, जिसकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, जिसका साहित्य पर, आध्यात्म पर, धर्म पर, दर्शन पर कमांड है, अच्छा कमांड है, तो उनको मार्क्स मिल सकते हैं अच्छे इन विषयों पर। लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, इसीलिए ऐसे निबंध लिखें जिनके बारे में आप जो है सुझाव दे सकें, उनका एनालिसिस कर सकें, नई जानकारी दे सकें, कुछ नया विचार दे सकें और सुझाव दे सकें, है ना, तथ्यात्मक जानकारी दे सकें। ऐसे निबंध हमें लिखना चाहिए और ऐसे निबंध लिखने में हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तथ्यात्मक निबंध लिखें, लेकिन तथ्यात्मक निबंध जो है उसमें जो जानकारी दें वो डायरेक्ट जानकारी नहीं दें, उसको लिखें एनालिटिकल तरीके से। निबंध तथ्यात्मक आप उठाएं तो लिखें, लेकिन डायरेक्ट जो है कोई फैक्ट नहीं लें, उस फैक्ट को एनालिटिकल तरीके से उसमें लिखने का प्रयास करें, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है निबंध में जानकारी का दोहराव नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट है, हेडिंग तो खैर लिख ही नहीं जाते हैं, जो भी सेंटेंस है उनको जो है हम दोबारा नहीं लिखें, बार बार नहीं लिखें। इसके बाद निबंध में संपूर्णता होनी चाहिए, यानी जो भी जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक की पूरी जानकारी आपको वहां पर देना है। क्रमबद्धता, सिस्टमेटिक पूरा होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, प्रासंगिकता, रिलेवेंट होना चाहिए और सटीक चीजें उसमें दी जानी चाहिए। किसी प्रकार का कोई भ्रम पढ़ने वाले को नहीं हो, डाउट नहीं हो, सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। इसके बाद निबंध कहाँ से पढ़ें, निबंध का क्या सोर्स होना चाहिए। तो एक सोर्स मैंने बताया है प्रतियोगिता दर्पण, जो मंथली मैगजीन है, पत्रिका है, मासिक पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण, उसमें मंथली जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित निबंध पूछे जाते हैं। उसमें समसामयिक होते हैं, आर्थिक निबंध होते हैं, राजनीतिक निबंध होते हैं, कुछ सामाजिक निबंध होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समसामयिक, इन विषयों पर निबंध आते हैं। हर महीने जो है कम से कम 3 से 4 निबंध आपको मिल जाएंगे। और एक निबंध जो है पुरस्कृत निबंध, वो मैगजीन के एकदम एंड में दिया रहता है, लास्ट में दिया रहता है पुरस्कृत निबंध, वो भी अच्छा टॉपिक होता है और लिखा अच्छा रहता है, उसकी लैंग्वेज अच्छी रहती है, कंटेंट अच्छा रहता है। तो आपको हर महीने कम से कम एक निबंध आपको काम का उससे मिल जाए, समसामयिक निबंध भी और जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनसे संबंधित निबंध भी आपको वहां से मिल जाएगा। तो एक अच्छा स्रोत है। अगर आप 12 महीने की प्रतियोगिता दर्पण देख लेंगे मंथली वाली, तो आपको लगभग लगभग आपके निबंध कवर हो जाए। जैसे पिछले पिछले ग्लासगो सम्मेलन जो हुआ था उसका निबंध था दर्पण में, प्रतियोगिता दर्पण में। यूक्रेन संकट, उसका निबंध दिया हुआ था उसमें, है ना। तो एक अच्छा स्रोत मैंने बताया है कि 12 महीने की जो प्रतियोगिता दर्पण है उनमें जो निबंध के टॉपिक दिए रहते हैं, उन निबंध के टॉपिक से आपको समसामयिक निबंध भी कवर हो जाएंगे और जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक से संबंधित निबंध भी आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा मंथन भी आप देख सकते हैं। परीक्षा मंथन एक निबंध की अलग बुक आती है और उसमें कुछ निबंध आप छांट सकते हैं। आपके कुछ काम के निबंध रहेंगे, हालांकि बहुत सारे निबंध उसमें दिए रहते हैं, जो आपके काम के हैं वो निबंध आप वहां से ले सकते हैं। निबंध मंजूषा में भी कुछ निबंध आपको मिल सकते हैं जो आपके काम के हैं, है ना। इसके अलावा दृष्टि की बुक भी आती है, उसमें भी निबंध दिए रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन मैंने सबसे जो अच्छा स्रोत बताया है वो है प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली आता है।
तो ये है इसके सोर्स। इसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं इसके टॉपिक, क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं 2021 का जो मेंस होने वाला है, 2022 का जो मेंस आगे होगा, इन दोनों एग्जाम्स में किन किन टॉपिक से निबंध पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, वो यहाँ पर मैंने दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। पर्यावरण संबंधी, पर्यावरण प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, जैव विविधता है, वृक्षारोपण है, निर्वनीकरण है ना। तो ये सारे निबंध इससे रिलेटेड है, कहीं से भी क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, सुशासन है, ई कॉमर्स, सतत विकास लक्ष्य, मादक पदार्थों का सेवन तथा दुष्प्रभाव, इसका मैंने भी जिक्र किया ही था, जल जीवन मिशन, ये समसामयिक निबंध है, जल जीवन मिशन, आजादी का अमृत महोत्सव समसामयिक है, लव जिहाद ये भी समसामयिक है, ये सारे समसामयिक है। एक समान नागरिक संहिता भी काफी चर्चा में रहा है, इसका निबंध पूछ सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि, इसका भी जिक्र किया, रिपोर्ट जो आई उसके आधार पर। कुपोषण ये भी बन सकता है। मणिपुर जाति हिंसा, हिंसा ये भी चल ही रहा है ये मामला। इसके बाद आगे है मीडिया की जवाबदेहिता, COP27 मिस्र में जो हुआ है नया है, रूस यूक्रेन युद्ध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका, राजद्रोह बनाम अभिव्यक्ति की आजादी, ये भी चर्चा में रहा है। अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, अभी जो है विधि आयोग ने जो है इस पर विचार करने की बात कही है, ये चर्चा में लगातार रहा है। नक्सलवाद, भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा की भी घटनाएं होती रहती हैं। कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल रूपी, ई रूपी जो है ये लॉन्च किया है आरबीआई द्वारा, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। हिजाब विवाद, ये लगातार ही जो है चलता रहा है, अभी भी चल रहा है। दमोह की घटना भी सभी को पता होगी लगभग। बालासोर ट्रिपल ट्रेन हादसा, ये भी कुछ समय पहले ही हुआ है ना, उड़ीसा में। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण टॉपिक निबंध के मैंने बताए हुए हैं, और इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, निबंध की तैयारी आप कैसे करेंगे, तो उसमें मैंने तो लिखा हुआ है कि प्रत्येक सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे जो है आपको 2 निबंध जो है, जो टॉपिक दिए गए हैं उनके तैयार करना है, और 2 टॉपिक जो है आपको समसामयिक तैयार करना है ना। तो ऐसे 2 यानी 4 टॉपिक आप जो है सैटरडे, और 4 टॉपिक आप करेंगे संडे को तैयार, ऐसे जो है 8 टॉपिक आपको सैटरडे संडे में तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से एवरी सैटरडे संडे आप इतना करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे निबंध आपके तैयार हो जाएंगे, और उनमें से अगर निबंध कोई आ गया, और मेरे ख्याल से तो आ ही जाएगा, तो वो निबंध अगर जब आप लिखेंगे तैयार किया हुआ, तो आप अच्छा लिखेंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जिससे आपका मेंस और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निबंध के समय में बताई है। आज के लिए इतना ही। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।